तो 40 क्रॉस हो जाए तो थ्रेशोल्ड जो है इसका मतलब होता है कि हाई काउंट होता है। देखो कंफर्म ए के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? किसके कंफर्म ए को P2 यार वो कंफर्म का चक्कर नहीं होता, वो पेपर पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे 35 के ऊपर है ना तो तुम अच्छे एरिया में हो, 40 क्रॉस हो जाए फिर तो बहुत ही सेफ होता है, क्योंकि 42 43 इज अ हाई थ्रेशोल्ड। तो इसका मतलब है कि अगर आपका एक सवाल भी गलत हो जाता है, मतलब गलत का मतलब समझ हो जाता है तो चल जाता है। असल में प्रॉब्लम क्या आता है कि पेपर के शुरू में जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो बहुत बड़ा चैलेंज होती है। अब इस पेपर में अगर तुम लोग पहले ऐसा करो, थ्रेशोल्ड लिख लो 42 आउट ऑफ 60। चलो पहले थ्रेशोल्ड लिख लेते हैं। बैठ जाओ अभी भी आप, आज तो अलग अलग बैठ जाओ, खत्म हो गया सब कुछ। वो अभी भी मुंह पे हाथ रख के बैठा हो, सोच रहे हैं क्या करना है। आखिरी दिन है आज, आगे आज थोड़ा स्प्लिट होके बैठ जाओ, थोड़ा बहुत आज कोई एक आध फॉर्मूला लिख लो, कोई नाम ही लिख लो खाली। चलो अब तुम लोगों को मैं क्वेश्चन दिखाता जाता हूँ। अगर तुम में से जो भी पेपर करके लाया है वो तो जाहिर है कि बहुत अच्छा इसको कंपेयर करके सकता है। जो कंपेयर नहीं करना चाहता वो सुकून से फिर बैठा रहे, लेकिन अगर वो आंसर देता है तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड रिवीजन। अब तो ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि नहीं यार टाइम कम है। तो देखो, द एम्पियर, मीटर एंड सेकंड आर एसआई बेस्ड यूनिट्स। स्टेट टू अदर एसआई बेस्ड यूनिट्स। एसआई बेस्ड यूनिट्स टोटल क्या 7 होती हैं? टोटल 7 होती हैं। इसने उठा लिया एम्पियर, मीटर और सेकंड। इनमें से 7 में से 2 तो अक्सर यूज नहीं करते ना, जो कैंडिल है और मोल वाली यूज नहीं करते। बाकी कितनी रह गई? 5। 5 में से 3 उसने यूज कर ली। तो एक करंट होगा, करंट का एम्पियर वो तो आ गया, और 2 और बताओ जो ऊपर नहीं। केल्विन और केजी। अच्छा अब देखो, जो मैं तुम्हें कैलकुलेशन दिखाऊं उसको तुम लोग अपने हाथ से परफॉर्म करो, बिल्कुल नहीं बैठो। और देखो मैं तुम्हें ये बस ये बता, अब देखो कि जरा इसको पढ़ो। The average drift velocity of electrons moving through a metal conductor is given by the equation A। आगे उसने वैल्यूज दी है, वो कह रहे हैं डिटरमाइन द एसआई बेस यूनिट ऑफ म्यू। ठीक है, ये वो सिंबल है। ये बताओ फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और न्यूटन का मतलब केजी, एमएस, एमएस -2। और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कूलम यूनिट होता है। और कूलम का मतलब होता है एम्पियर इनटू सेकंड। और ये 2 यूनिट आ गए। वी का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हमें वेलोसिटी जो भी हो उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर। शाबाश। अब चलो इसको म्यू का यूनिट निकालो। वर्किंग लेकिन सेकंड तुम्हारे काम का है। अगर तुम एक चीज देखते हो और उसको देखकर छोड़ दो तो तुम्हें किसी काम नहीं आएगी। तुम इसको अपने हाथ से लिखो, जहां तुम रुको मुझसे पूछो, कोशिश करो कि ये चीज तुम अपने हाथ से लिखकर सॉल्व करो। आंसर आए कंपेयर कर। हाँ भाई, लास्ट लास्ट में हैकल जैकल तो करो भैया। तुम्हारे पास आ रहा है, इसके पास सॉल्व किया से देखो।
हाँ देखो इसको, एक सवाल एक पार्ट तो कर लिया, पूरा साल गुजर गया। एक माइनस माइनस अब ये कहेगा नहीं मैं पढ़ता हूँ सर, आपको पता नहीं। सवा घंटे का पेपर है राइट, तो एक एवरेज पेपर 2 में कितने क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं? 6 से 7 आते हैं, वेरी गुड। तो एक सवाल का कितना एवरेज बना? 12 मिनट होंगे, 15 मिनट होंगे। सारे सवाल बराबर साइज के होते हैं या छोटे बड़े होते हैं? जो न्यूक्लियर का क्वेश्चन होता है वो आमतौर पे आखिर में होता है और वो छोटा होता है। और ये जो ये बेस करंट वगैरह, डायनेमिक्स का क्वेश्चन काफी बड़ा होता है और वेव्स बड़ा क्वेश्चन होता है। तो तुम्हें ये सब चीजें याद हो गई, दैट्स माशाल्लाह गुड। अब देखो ये फायदा है पास पेपर करने का, डेफिनेशंस जो होती हैं वो फ्री के मार्क्स होते हैं, लेकिन उसको पेपर में गलत मत होने देना, क्योंकि उसका इंप्रेशन नेगेटिव हो जाता है। मैंने पूरा साल तुम लोगों को बताया कि दो चीजें गेम चेंजर होती हैं, एक को कहते हैं बीओडी और दूसरे को कहते हैं ईसीएफ। बीओडी क्या होता है? बेनिफिट ऑफ। तुमने अपना पहला सवाल अच्छे से प्रेजेंट किया, तुमने नीट वर्किंग की, एक दो सवाल अच्छे कर दिए, तो जब तुम गलती करते हो तो तुम्हें उसका बीओडी मिलता है। ईसीएफ क्या होता है? एक पार्ट का आंसर अगर गलत हो वो दूसरे पार्ट को भी गलत कर देता है, और अगर तुम उसको केयरफुली यूज करो तो तुम्हें फायदा ये होता है कि दूसरे पार्ट में जब लिंक होता है तो तुम्हें उसको यूज कर सकते हो। पढ़ो, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, बहुत कम ये डेफिनेशन आती है। डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance between 2 points, it is the shortest separation। अच्छा, एक्सेलरेशन बहुत आता है, बताओ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये देखो सवाल, क्या ये इंक्लाइन प्लेन की तरह है? इंक्लाइन प्लेन की तरह है। अ मैन वेयरिंग a wingsuit glides through the air with a constant velocity of 47 at an angle of 24 to the horizontal. The path of the man is shown. The total mass of the man and the wingsuit is 685 kg. The man takes a time of 2.8 minutes to glide from point A to point B. ये inclined plane की तरह है। और ये बताओ कि क्या जब हम एंगल पे मूव करते हैं तो वहां पर वेक्टर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है। चलो, विद रेफरेंस टू द मोशन ऑफ द मैन स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर ही इज इन इक्विलिब्रियम। हाउ मेनी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर देयर? इक्विलिब्रियम की असल में कितनी कंडीशंस हैं? दो है। इक्विलिब्रियम की असल में दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू, दूसरी कंडीशन मोमेंट इज इक्वल टू 0। मोमेंट का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट और रिजल्टेंट फोर्स 0 होने का मतलब 0 एक्सेलरेशन। ये कह रहे हैं कि ये बताओ मोशन ऑफ द मैन स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर ही इज इन इक्विलिब्रियम। क्या स्पीड कांस्टेंट है? एग्जामिनर ने बोला है कि स्पीड क्या है, और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन, और जब 0 एक्सेलरेशन होता है तो ठीक है। तुम पेपर सॉल्व करते वक्त क्या देखोगे? मार्क्स कितने? 2। तुम एग्जामिनर को बताओगे कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। ये वाली कंडीशन क्यों एक्टिव नहीं है इस वक्त? क्योंकि ये कब यूज होती है? जब कोई चीज रोटेट कर रही हो, टर्निंग इफेक्ट हो। अब मुझे बताओ इसकी इंग्लिश अगर कोई बना के दे सकता है, आप ये बताएगा। जो है बता दो तुम, या तुम इधर बता दो, कोई भी बच्चा यहाँ पर। शाबाश, थोड़ा इस वक्त मजाक का वो तो फिर अगस्त में खुबैब पूछेगा रिजल्ट क्या है, तो वो छोड़ो इस वक्त। अब वो कोई एंजॉय नहीं करेगा जो को। इस वक्त टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डेफिनेशन कोई इसको इंग्लिश में बना दे, मैंने आपको बता दिया। 2 मार्क्स है ना। तुम एग्जामिनर को बताओगे कि इट इज गिवन कि स्पीड इज कांस्टेंट, when speed is constant acceleration is 0, resultant force is 0, so the object is finished। हाउ शाबाश, उर्दू मीडियम थोड़ी आया, कुछ भी बनाओ उसमें क्या। तुम्हें पता है असल में ग्रामर के मार्क्स नहीं है, कॉन्सेप्ट जोड़ने के मार्क्स है। जो मार्क्स आपको मिलेंगे पेपर में
उनका मेन थीम जो है वो वर्डिंग क्या है, उस तरह इंग्लिश लैंग्वेज के कोई मसला नहीं। तुम में से जो लोग इंग्लिश में अच्छे हो, ये लोग स्टूडेंट्स के जो है ना स्क्रिप्ट शेयर करते हैं, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी, इसको कहते हैं स्टूडेंट रिस्पॉन्स बुकलेट। मैंने उसकी कुछ कॉपीज ग्रुप पे भी डाली थी। तुम लोग बताओ, तुम में से जो लोग इंग्लिश में अच्छे हो, क्या ये अच्छी ग्रामर लिखी हुई है? एक दूसरे को छोड़ो ना, खुद कोई भी बताए क्या ये अच्छी ग्रामर है? अगर पढ़ो, द मैन इज मूविंग हाई कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या ये अच्छी इंग्लिश है? लेकिन इसके फुल मार्क्स मिले इसको, क्यों? क्या इसने कॉन्सेप्ट पूरे कर दिए? आखिरी जुमला पढ़ो, उसको क्या लिखा है? सो देन इज इन, ये कौन सी इंग्लिश है? सो देन नॉट अबाउट इंग्लिश, लेकिन मार्क्स पूरे। मार्क्स क्यों पूरे? तो ये सीखो और इस बात की प्रैक्टिस करने से बिल्कुल मत डरो। मार्किंग स्कीम्स को रख रख के बहुत सारे लोगों का मसला ये हो जाता है कि ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मार्किंग स्कीम वो खुद कुछ नहीं लिख पा रहे होते, क्योंकि मार्किंग स्कीम तो जाहिर सी बात है वो सामने रख लेते हैं। अच्छा, अब तुम लोग आगे पढ़ो। कहता है शो दैट द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन ए एंड बी इज 320। देखो, एक पोजीशन ए है और दूसरी पोजीशन बी है। ये बताओ कि जो इसने सेंटेंस यूज किया है, शो दैट द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन ए एंड बी इज 3200, क्या इनडायरेक्टली आपसे एच की वैल्यू पूछ रहे हैं? क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? और राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास एक एंगल है, और अब अगर मैं ग्लाइडर की राइट साइड को देखूं जहां ग्लाइडर का पाथ है, तो अगर मैं इसको लूं तो क्या ये ट्रिग्नोमेट्री का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा? और ये वाला, बेटा बोलोगे प्लीज? यार देखो, एक से आगे चला जाओ प्लीज, अब तो आखिरी दिन है यार, छोड़ दे भाई, अब तो छोड़ दो यार, कहीं भी बैठ जा यार, यहाँ बैठ जा, मसला नहीं, लेकिन अब तो छोड़ दो ना, अब इस वक्त ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल में सॉल्व करने के लिए एंगल है मेरे पास, क्या एक साइड और होनी चाहिए? तुम लोग बताओ कि मैं कोई और साइड निकाल सकता हूं? साइड वाला तो यूज करो, लेकिन क्या मेरे पास, देखो मुझे अगर ऑपोजिट निकालना है तो क्या मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज में से कोई चीज चाहिए? इसलिए देखो, ए टू बी टाइम कितना है? इसको इंटू 60 कर दूं, और 47 कॉपी पे सॉल्व करके मुझे दो जो जो तुम लोग बता रहे हो। ए से बी क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो तुम लोग? ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पर जब कोई चीज ट्रेवल करती है, तो जरा बताओ कि जब, जरा मुझे समझाओ, थोड़ा सा रिकॉल कराओ, ये इंक्लाइन प्लेन के तरह का सवाल है। तो अगर मैं यहां लिखूं एम जी, तो क्या मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं? और समझाने के लिए पूछ रहा हूं, और क्या यहां आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और यहां पर एम जी साइन थीटा, और ऊपर क्या आएगा? व्हाट इज आर? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताओ कि हमारे पास सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ये बेसिकली एयर रेजिस्टेंस के साथ है, और इसमें एंगल दिया हुआ है, इट्स अ विंग सूट ना, और वो कह रहे हैं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। ऊपर उसने आपसे कहलवा लिया है कि ये सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में। गुड। ये बताओ कि किसी तरह से तुम लोग ए से बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो, वो मिल जाए तो बाकी दूसरी वैल्यूज निकल आएंगी। शाबाश, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा? अच्छा, वेलोसिटी बता दो। 47, और टाइम 2.8 को इंटू 60 कर लो। जो मैं डिस्टेंस निकालूंगा क्या वो ए बी बन जाएगा? इट वुड बी ए। चलो, अब मैंने तुम्हें सारी चीजें रिकॉल करा दी।
मैं जब पेपर करवाता हूं तो मेरा पर्पस सोल्यूशन नहीं होता, मेरा पर्पस ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट रिकॉल करो। जो मैं नॉर्मल क्लासेस में भी आपसे कहता था कि सोल्यूशन तो आजकल मार्किंग स्कीम तो हर एक एक्सेस में, कुछ लोग तो बल्कि एग्जामिनर रिपोर्ट भी यूज करते हैं, यूट्यूब पर भी रिकॉर्डिंग्स है। आप जो चीज पे हमेशा फोकस करो कि तुम पेपर में सोचोगे कैसे। जब तुम पेपर में एक मर्तबा सही अप्रोच में सोच लेते हो तो कैलकुलेशन को सीआई इतना बड़ा इशू नहीं बनाता। निकालो आंसर और मैच करो। शो करना है। पहले तुम डिस्टेंस निकालोगे और डिस्टेंस निकाल, जब तुम डिस्टेंस निकाल लोगे, पहले तुम डिस्टेंस निकालोगे और जब तुम डिस्टेंस निकाल लोगे तो वो ए बी बनेगा। ए बी इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है। जब तुम्हें हाइपोटेन्यूज पता है और तुम्हें ऑपोजिट निकालना है तो कौन सी रेशो लगाओगे? हाँ वो तो रॉन्ग हो जाएगा। कौन सी होती है? 3 रेशोज होती है ना, साइन, साइन होता है, कॉस होता है, और साइन क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन, और टेन और कॉस एडजेसेंट अपॉन साइन। वेरी गुड। तो यहां पर कौन सा लगेगा? ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशन करो और आंसर कंपेयर कर लो। ये नंबर जब आएगा, जैसे आई थिंक जोएब कह रहे थे अभी कि जो आंसर आ रहे हैं वो 3-2, और फिर उसको सिक फिक पे राउंड कर देंगे। पढ़ो, फॉर द मूवमेंट ऑफ द मैन फ्रॉम ए टू बी डिटरमाइन द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? डेल्टा ईपी। डेल्टा जरूर लिखना क्योंकि वो ओ लेवल से आदत पड़ जाती है, डेल्टा नहीं लिखते। और ये स्टाइल इसका हो जाएगा। हमारे पास हाइट की वैल्यू है, हमारे पास मास है, और हमारे पास जी की वैल्यू है। बताओ मास कितना है इसका? कुछ अभी हो गए, कुछ हो रहे, काफी ज्यादा पेपर होते ना। बताओ मुझे इसकी वर्किंग बताओ। मास रख दूं, मास मेरे पास कितना है? 85 मास है, 85 मास 85 है, और हाइट तुम लोगों ने अभी प्रूफ कर दी है कितनी, और इसको रखो और फिर फॉर्मूला में डाल दो। 2.6 इंटू, ठीक है। पढ़ो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ, बताओ ये जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इंक्लाइन प्लेन पर इसको रेजिस्टिव फोर्स मिलेगी। अब ये पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द मैन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, द मैन इज कमिंग डाउन। क्या एयर रेजिस्टेंस उसको पीछे की तरफ अपोज करेगी? बेटा बाकी को अब ये बताओ, अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो क्या ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल कर देते हैं? जब कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है, जरा बताओ मुझे, जब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम तो उसका एक रूल मैंने सिखाया था कि राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, और दूसरा इज इक्वल टू गुड। तो अब एक अप्रोच ही है, मैं पेपर में ऐसे सोचूंगा कि यार अगर मैं निकालना चाह रहा हूं ये वाली फोर्स, तो इसको मैं किसके इक्वल कर दूं? ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है ना, इसके इक्वल कर दो। दूसरा ऑप्शन वर्क वन चैप्टर में पढ़ा है, जब कोई चीज नीचे आ रही होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप और काइनेटिक बढ़ती है, लेकिन काइनेटिक नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट है। और क्या वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगा? वो तो है क्योंकि रेजिस्टेंस मौजूद है। इसकी एनर्जी वाली इक्वेशन पोटेंशियल, बोलो, जब नीचे आ रहा है लॉस इन पोटेंशियल is equal to work done against air resistance. Why there is no mention of kinetic energy?
वेलोसिटी कांस्टेंट। अब दो तरीके जेन्युइन है। तरीका कहलाता है इक्वेशन ऑफ मोशन, रेजोल्यूशन वाला मेथड स्क्रीन पे देख रहे हो, और दूसरा कहलाता है एनर्जी मेथड। दोनों मेथड वैलिड है। कोई भी मेथड लगाओ और उसको रख के सॉल्व कर दो। इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चंस में हमेशा दो तरीके मिलेंगे तुम्हें। एक तरीका ये है, इसको क्या कहते हैं, एनर्जी इक्वेशन। और दूसरा तरीका कौन सा है जो मैं आपको दिखा रहा था, वो क्या है, रेजोल्यूशन मेथड। दोनों तरीके तुम्हें आने चाहिए। दोनों तरीकों से तुम्हें बहुत फायदा होगा। रेजोल्यूशन तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। आंसर 340 न्यूटन बन जाएगा। साथ साथ सॉल्व करो जितनी देर भी आप क्लास में हो। इसको हमें solve. The pressure of the still air at A is 63 kilopascal and at B 92 kilopascal. पेपर तुम लोगों को मोबाइल पर भी है, अगर तो मोबाइल पे खोल लो। Assume the density of the air. Assume the density of the air is constant between A and B. Determine the density of the air between A and B. अब ये बताओ, जिन लोगों के पास अगर क्वेश्चन सामने आ गया है, मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ पेपर, तो ये बताओ कि डेंसिटी और प्रेशर का कोई रिलेशन है? रो जी एच होता है, एयर कॉलम बना होगा। ये जो बंदा मूव कर रहा है, ये एयर कॉलम में मूव कर रहा है, और अगर ये एयर कॉलम में मूव कर रहा है तो इसने हमें बताया कि ए पर प्रेशर हमें दे दिया, बी पर प्रेशर दे दिया। इसने हमें ए पे प्रेशर बताया है और बी पे प्रेशर बताया। वो कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ एयर इज कांस्टेंट बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मतलब कि ए से लेकर बी तक एक एयर कॉलम है, और उस एयर कॉलम की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। तो अब मेरे पास डिस्टेंस भी है, मेरे पास फोर्स भी है। एक बच्चे ने कहा कि यार रो जी एच को यूज करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। ये वो कोई तुम में से उसको ऑन कर सकता है बटन प्रोजेक्ट करके? ना, ये फाइल बटन ऑन कर दे। हाइट हमने शो की थी 3200। जीरो पॉइंट 92। अपनी देख ली, आंसर कंपेयर कर लिया, फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला लिखा है इस बच्चे ने, उसने उसके बाद उसको रीअरेंज किया। फॉर्मूला को रीअरेंज करके पेपर में दिखाना। इवन दो कि ये स्टूडेंट जो है, इसने पार्टीशन यूज नहीं किया। पार्टीशन यूज करना बहुत इंप्रेसिव होता है, क्योंकि होता ये है कि अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस है कि मेरा आंसर गलत नहीं है, फिर तो ठीक है, फिर तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन गलतियां तो पेपर में होती हैं, तो स्पेस खत्म हो जाती है, फिर वो नीचे जाके लिखो या ब्लैंक पेज पे जाओ। पार्टीशन करना बहुत अच्छी चीज होती है, उससे स्पेस बहुत ऑर्गेनाइज यूज हो जाती है।
इस सवाल को तुम्हें देखते ही लग गया होगा कि ये डायनेमिक्स का वो खतरनाक वाला टॉपिक है। कौन सा? 2D मोमेंटम। Two balls X and Y move along a horizontal frictionless surface as illustrated. Or पढ़ो, ball velocity of 3 in a direction along line AB. Ball Y has a mass of 2.5 kg and an initial velocity of 9.6 in a direction at an angle of 60 degree to the line. The two balls collide at point B. The balls stick together. ये जो लिखा हुआ है stick together, इसको कुछ कहते हैं चैप्टर डायनेमिक्स में, मोमेंटम में, C से जो शुरू होता है, coalesces, and then travel along the horizontal surface in the direction at right angle to the line AB. अब ये बताओ कि सवाल पढ़ के हमें कैसे पता चल रहा है कि सवाल किस पर है? सवाल किस पर है? 2D मोमेंटम पर। और ये जो कोलिसिस होता है, इसमें हम क्या करते हैं? कोलिसिस में क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलिजन के बाद कंबाइन हो जाते हैं? और वैसे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m1 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है। और अगर कोलिसिस हो रहा हो तो फिर ये होता है कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू कॉमन v। अब ये दो फॉर्मूला मैंने रिकॉल करा दी। बताओ 2D मोमेंटम का सवाल सॉल्व कैसे करते हैं? 2D का मतलब इसमें कितने एक्सेस इन्वॉल्व होते हैं? दो। क्या ये वाली इक्वेशन m1u1 वाली दो मर्तबा लगेगी? एक मर्तबा एक्स एक्सिस के लिए और दूसरी मर्तबा वाई एक्सिस के लिए। अच्छा, जो वेक्टर्स एंगल पर होते हैं जैसे ये है, क्या एंगल पे जो वेक्टर होता है उसको रिजॉल्व कर देना चाहिए? क्या ये वेक्टर जो x के साथ है, क्या ये रिजॉल्व होगा? नहीं, ये रिजॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है। अच्छा, जब रिजॉल्व कर देंगे, जब आप रिजॉल्व करते हो तो उसमें दो डायमेंशन बन जाएंगी। एक होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक होगा वर्टिकल एक्सिस। दिया हुआ देखो, देखो एंगल कितना है? 60 है। अगर ये एंगल 60 है तो क्या ये एंगल भी 60 होगा? पैरेलल लाइंस है ना। अच्छा, अब बताओ, रिजॉल्व करने के बाद दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक एक्स पे जाएगा, एक वाई पर जाएगा। तुम्हें ख्याल रखना है कि एक्सिस के लिए ये अलग लगेगा, वाई एक्सिस के लिए अलग लगेगा। अब तुम आगे पढ़ो। कलीजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे मूव कर रहे हैं, और ये कौन से एक्सिस पे मूव कर रहे हैं? वाई पर। कलीजन के बाद एक्स एक्सिस एक्टिव है या एक्स एक्सिस जीरो हो गया? वेरी गुड, सारे कॉन्सेप्ट कलेक्ट हो गए। बाय पढ़ो, by considering the components of momentum in the direction from A to B, show that ball X has a mass of 4 kg. इस तरह के मुश्किल टॉपिक्स में हमेशा तुम स्क्रॉल करके देख लिया करो कि वो आगे क्या पूछ रहा है, ताकि तुम ये ना करो कि बाजों का लोग एक ही पार्ट में सारी कैलकुलेशन कर देते हैं। कैलकुलेट द कॉमन स्पीड। कॉमन स्पीड वो कलीजन के बाद वाली, आफ्टर द कलीजन। determine the difference between the initial kinetic and the initial kinetic of ball y। तब तुम इसमें ये सारी डायग्राम अपने सामने रखो और मुझे बताओ कि अब मैं कैसे फॉर्मूला बनाऊं। इसने मुझे पहले पूछा है, सबसे पहले इसने पूछा है कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ए टू बी। देखो, ये ए टू बी कौन सा एक्सिस है? चलो अब शाबाश, सॉल्व करके दिखाओ। मैंने रिजॉल्व भी किया हुआ है।
क्या ए और बी के मासेस वगैरह दिए हुए, किसी के मासेस दोनों के दिए हुए या एक का दिया हुआ? वाई का दिया हुआ है मास, एक्स का मास मिसिंग है। ठीक है, देखो आज भी कौन अटेंडेंस के लिए परेशान होता है। सबसे पहले इक्वेशन बना, पेपर वैसे तुम्हारे मोबाइल पर भी है, अगर तुम स्क्रॉल की वजह से कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन ऑलवेज चेक इट फ्रॉम योर मोबाइल। शो करना है ना। और उसमें जोएब हमने इक्वल टू जीरो क्यों किया? मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कलीजन जीरो कैसे हो गया? क्योंकि आफ्टर कलीजन जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या उन्होंने एक्स एक्सिस पूरा छोड़ दिया? देखो ये वाला सिर्फ किस पे रह गया? ये वो क्लू पॉइंट था जिसके जरिए आप सॉल्व कर रहे हो कि आप इसको इक्वल टू जीरो कर रहे हो। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? चलो अब सॉल्व करो। ये पेपर का 2D मोमेंटम इज ऑलवेज करेगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये आता है पेपर में कि वो लोग दो मर्तबा इस फॉर्मूला को नहीं लगाते। ये फॉर्मूला एक्स पे अलग लगेगा, अब वाई पर अलग लगेगा। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा कि बताओ वाई पर जब इसको लगाएंगे तो कलीजन से पहले हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, हमने कलीजन से पहले रिजॉल्व किया हुआ, तो कलीजन से पहले पार्टिकल एक्स है, क्या उसका कोई वाई वाला कंपोनेंट है? नहीं, उसका तो वाई कंपोनेंट जीरो होगा। क्या जो पार्टिकल वाई है उस क्यू में एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट हैं? दिखाई दे रहे हैं ना, दोनों कंपोनेंट है ना, एक्स का भी है वाई का भी है। अभी हमने कौन सा वाला कंपोनेंट यूज किया? cos 60 यूज किया है ना, तो cos 60 कौन से एक्सिस पर है? गुड, शाबाश। अब इसको लगाओ। अब इसको पढ़ो। कहते हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कलीजन। जो कॉमन स्पीड है वो कौन से एक्सिस पर आ रही है? तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे कलीजन, कलीजन वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू आफ्टर कलीजन कौन से एक्सिस पर। गुड, वही फॉर्मूला लगाओ, लेकिन वो वाई के लिए लगाओ। दोबारा बताओ, वाई के लिए इसका कोई शेयर होगा इस वाले का, एक्स वाले का, कलीजन से पहले? इसका नहीं होगा। इसका कौन सा कंपोनेंट लोगे कलीजन से पहले? कौन सा वाला कंपोनेंट लोगे? गुड। अब इसको इक्वेशन बना। और करो। इसमें ना अपना नाम देख लेना और अपना नाम निकाल देना, बता देना पी प्रेजेंट, और फिर आगे इनको देना। तो जब सभी को अटेंडेंस के लिए परेशान हो रहा हो तो
डेट 11 ख्याल रखना। चलो पढ़ो। डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एक्स एंड द इनिशियल काइनेटिक बॉल वाई। हमें ये कहना है दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल और दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल कर उसके माइनस कर दें। बताओ कि एक्स के मामले में तो आसान लग रहा है मुझे, क्योंकि एक्स तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है। एक्स हॉरिजॉन्टल जा रहा है, अगर एक्स हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो मेरे पास अब एक्स का मास है। एक्स का मास कितना है बताओ? एक्स का मास कितना है? 4। और एक्स की वेलोसिटी कितनी है वो लगाओ। अब बताओ वाई की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? वाई का मेरे पास स्पीड है और वाई का मास, दोनों को निकालो और फिर दोनों काइनेटिक एनर्जीज को। गुड, शाबाश। बोलो। अगर इसमें एक गलती मेरी तरफ, मेरे पास एक मिस्टेक लग रही है मुझे। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में टाइपिंग में एक एरर है, क्योंकि मैंने लिखा है 2.5। 2.5 किसकी वेलोसिटी है? मास तो 4 है। हम्म, हाँ, 4 × 2.5 नहीं होना चाहिए ना? 3 स्क्वायर होना चाहिए। कितना आंसर आ रहा है जुएब? चले अब इसको पढ़। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये कोर्स में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम इसको वॉक ओवर कर लेते हैं। पढ़ो। नंबर 5, बाय रेफरेंस टू टू वेव्स स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके 2 मार्क्स दे रहे। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? जैसे हम लोग अपने हाथ ऐसे रखते हैं, यूं एग्जैक्ट मैचिंग होती है, इसको कहते हैं सुपरपोजिशन। ऐसा ही वेव्स में भी होता है। हाँ बताओ, कोई बताना चाह रहा था? वैसे कोहेरेंट इसमें जरूरी नहीं, वो तो इंटरफेरेंस है ना। व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ moving in the same direction opposite to each other meet at a point, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अलजेब्रिकली ऐड हो जाएगी। क्या इसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर इस तरह 2 वेव्स मिलें तो मिलने के बाद उनका डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाता है? y1 y2, तो y क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला है कि वेव्स ऑपोजिट कर रही हो, और ये भी जरूरी है कि उनका जो वेव्स का वेवलेंथ है वो सेम होना चाहिए। और दूसरा, 2 चीजें हो गई। अब इसकी इंग्लिश बना दो। व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ in moving in the same medium in opposite direction meet end to end, the resultant displacement is the algebraic sum of the individual displacement.
आंसर तो दो ना यार, पेपर अगर 15-20 दिन के बाद शुरू है तो पेपर तो आप लोगों ने करना है ना। अब तुम लोग इस डेफिनेशन को पढ़ो। इसमें कौन सी चीज मिसिंग है? द वेव शुड बी मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, ये तुम्हें 2022 में तुम्हें मिलेगा। सीआई अब इसमें वो ऑपोजिट वाले को फोकस कर रहा है। ज़ाहिर सिलेबस चेंजेस हैं, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंस? तुमने पहले वर्ड बोला था कोहेरेंस, बताओ शाबाश, तुम अगर देना चाहो, कोई भी आंसर देना चाहे। कोहेरेंस में दो चीजें बतानी होती हैं, वैसे यहाँ एक नंबर दे रहा है, लेकिन वैसे बताते हैं। एक तो दोनों वेव्स का वेवलेंथ सेम होना चाहिए। ये बताओ, अगर एक वेव छोटी है, पतली है, और एक वेव जरा वाइडर है, तो क्या ये सुपर इम्पोज हो सकते हैं? नहीं। तो एक तो वेवलेंथ सेम होना चाहिए, और दूसरी क्या चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस, गुड। तो दो चीजें आप हमेशा याद रखो, एक तो क्या चीज सेम हो, वेवलेंथ, और दूसरा चलो आगे पढ़ो। Two coherent waves P and Q meet at a point in phase and superpose. Wave P has an amplitude 1.5 and intensity I. The resultant intensity at the point where the waves meet is 3I. Calculate the amplitude of wave Q. बताओ क्या इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का कोई रिलेशन था? और इसको फिर 1 और 2 में कैसे लिखा करते थे? ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। अब उसमें बताओ, इसमें सवाल में बोल दिया कोहेरेंट है। वेव P हैज एन एम्पलीट्यूड 1.5, इंटेंसिटी I। तो इसको मैं कह दूं कि ये A1 है, और इसको कह दूं कि ये, आगे बताओ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब यहां ये आपको ट्रैक कर रहा है, क्या ये I2 है या ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है? ये I2 है। The resultant intensity at the point where the waves meet is 3I. सोच के बताओ, 3I का मतलब I2 है या I2 2I होगा? उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है। अब तुम इस फॉर्मूला को अपने जहन में कॉल बैक करो, इस वाले को। ये बताओ कि मुझे उसने कहा है एम्पलीट्यूड निकालो। एम्पलीट्यूड का मतलब मुझे क्या निकालना है? A2। अब मसला है I2 का। I2 3I रखूं या I2 जो है वो 3I माइनस I 2I है? 3I का मतलब है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सोचो। और जो पेपर बनाते हैं उनको जाहिर है, मैंने पूरा साल ये बात बताई कि उनके सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो यही होता है कि आपको दोनों दोनों जो आपके मेन बड़े बड़े चैप्टर है करंट वगैरह, उसमें लोगों को ट्रैप करना। रख दिया 3I। 3I का मतलब है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो एक वेव क्यू की इंटेंसिटी नहीं है। तो या तो आप 2I रखें और उधर फिर आप सिंपल A रख लें, लेकिन अगर आपने इधर रखा 3I तो उस तरफ आपको क्या रखना पड़ेगा? A प्लस 1.5, फिर वो भी तो ऐड हो जाएगा। तरीका जो जरा ज्यादा सिंपल, ये कि आप इसमें इंटेंसिटीज में I2 कैसे निकालो। I2 का मतलब होगा 3I माइनस I, और वो कितना हो जाएगा? 2I। दूसरा तरीका ये कि जैसे इस स्टूडेंट ने किया हुआ है, कि आप उसको फिर एम्पलीट्यूड भी ऐड कर लो। हाँ, ये जैसे स्क्रिप्ट शेयर करते हैं ना, ये मतलब एक अच्छा स्क्रिप्ट है, ये ए ग्रेडर वाला बच्चे जो होते हैं, उसका आप कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना कि उसने कहीं पार्टीशन नहीं किया, जो कि हाई कॉन्फिडेंस लेवल कहलाता है कि आपने कहीं पार्टीशन नहीं किया। इसका मतलब आप एग्जामिनर को कह रहे हो कि अंकल मैं तो भाई सही जा रहा हूँ बिल्कुल। पार्टीशन करना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर थोड़ा प्रेशर लेते हैं, लिख के सॉल्व करें, वरना जाहिर है सीआई का तो हंटिंग सीजन शुरू है।
चलो अब आगे मुझे बताओ, सवाल की शक्ल देखकर क्या ये यंग्स डबल स्लिट आ गया? क्या वेव्स के दो चैप्टर हैं, एक का नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टीज और दूसरा, आजकल नए पेपरों में अक्सर दोनों आ जाते हैं, पहले पुराने पेपरों में कोई एक आता था। अब पढ़ो, इसका डेटा पढ़ो और बताओ, मुझे बताते जाओ, ये जो लिखा हुआ है डी, क्या ये स्लिट और स्क्रीन, और ये क्या है? स्लिट सेपरेशन। और इसमें कोई फ्रिंज सेपरेशन भी होती है, और डबल स्लिट का कोई फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला है। एक्स क्या चीज है? गुड। और इसमें जो यहां दिया हुआ है ये लैम्डा है, लैम्डा किस यूनिट में दिया हुआ है? और इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। और इंसिडेंट ऑन अ डबल स्लिट सेपरेशन इज दिस। बाकी उसने पूरा डेटा बता दिया, आपने फॉर्मूला अपने सामने वापस देखा। अब आगे वो स्केच में चला गया। Distance D is varied from 2 to 3.5. The variation with D is shown. Use figure 5.2 to determine the slit separation A. अगर ये जैसे स्क्रीन है और वो प्रोजेक्टर है, ये वाला डिस्टेंस तो आप वेरी कर सकते हैं, क्या इसके वेरी करने से ए भी वेरी कर जाएगा? इससे ए तो वेरी नहीं करेगा। अच्छा, अब मेरे पास दूसरा सवाल, क्या अगर मैं डी को बदलूं, अगर मैं डी को बदलूं तो क्या लैम्डा बदलेगा? ये जो तुम्हारे सामने प्रोजेक्टर चल रहा है, अगर मैं इसको पीछे भी कर दूं तो वेवलेंथ तो नहीं बदलेगा। वेवलेंथ क्यों बदलेगा? हाँ, फ्रिंज सेपरेशन बदल सकती है डिस्टेंस बदलने से। अब ये बताओ कि जो ग्राफ्स होते हैं, कोई भी ग्राफ आए, ग्राफ्स को रीड करने के दो इंपॉर्टेंट टूल होते हैं। नंबर वन ग्रेडियंट, नंबर टू एरिया। वेरी गुड। जब भी तुम्हें ग्राफ इंटरप्रेट करना पड़े तो हमेशा दो चीजों से शुरू करो, एक ग्रेडियंट और दूसरा। अच्छा, अब तुम्हें कुछ कुछ बात समझ में आ गई होगी कि यार असल में ये सवाल जो है वो इस फॉर्मूला से बनाया है इसने, x इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन, एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है? अगर मैं इस फॉर्मूला को रीअरेंज करूं, x अपॉन डी इज इक्वल टू, x अपॉन डी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, क्या ये सही है? क्या x अपॉन डी का मतलब इस ग्राफ का ग्रेडियंट होगा? ग्रेडियंट किसके बराबर हो गया? निकालना क्या है? ए निकालना है। अब क्या ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल के दे सकते हो? क्या यूनिट कन्वर्जन, यूनिट ट्रैप इनका फेवरेट ट्रैप है? एक्स का यूनिट क्या है? मिलीमीटर। और डी का यूनिट, तो उसको कन्वर्ट करोगे। अच्छा, इसमें तुम चाहो तो पूरी लाइन ही रख लो, और अगर मैं तुमसे कहूं एक पॉइंट ये रख लो, एक पॉइंट ये रख लो, ग्रेडियंट का जरा फॉर्मूला बताना। चलो पहले ग्रेडियंट निकाल दो। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि पेपर में कभी रिस्क मत लो, क्योंकि बाजों का स्केल का चक्कर होता है। तुम गौर से देखो, यहाँ पर तुम्हें एक ट्रैप नजर आएगा, ये जो सवाल है इसमें तुम्हें एक ट्रैप नजर आएगा, ये वाला। देखो, क्या ये फॉल्स ओरिजिन है या ट्रू ओरिजिन है? तो ये तुम्हें ट्रैप कर लेगा, तो तुम ये गलती ना करो, यहाँ पूरी लाइन लो। पॉइंट तो एक ही रहेगा, तो लेकिन मेरी बात भी तो किसी एक्सपीरियंस पर होगी, बाकी को मसला थोड़ी, एग्जाम्स तो होते रहते हैं। समझिए। मैं बता दूं ना, मैं वही रीजन बता रहा हूँ कि हमेशा पूरी लाइन लो, सबसे अच्छा तरीका है। आपको नहीं पता ना उसने एक्स एक्सिस को कितना मूव किया है पीछे लाने के लिए। शाबाश, ग्रेडियंट निकालो। और ग्रेडियंट जब निकल आएगा तो यहां रखेंगे, तो ए क्या होगा? ए होगा लैम्डा अपॉन ग्रेडियंट। लैम्डा कितना है?
680 नैनोमीटर, तो उसको नैनो हटाओ, ये क्या बता रहे हो 1 पॉइंट, ये क्या है जोएब 1 पॉइंट, आगे चेक कर लो यार, ग्रेडियंट निकाल दो। अभी तो तुम लोग जैसे चाहो, भले अगर y2 माइनस y1 का भी दिल नहीं कर रहा, अभी कोई मसला नहीं है, तो भाई एक पॉइंट ही रीड कर लो, ग्रेडियंट निकालो, हेल्प करो कैलकुलेशन में। अब तो ये नहीं कहने की जरूरत है कि यार बहुत कम टाइम है, खुद कोशिश करो। भले अभी तुम लोग जल्दी से करने के लिए अगर एक पॉइंट भी रीड कर दो, ग्रेडियंट निकालो और उसको पुट कर दो। हाँ भाई, इधर सॉल्व करो, क्या होगा, क्या 3.4 एक्सपोनेंट, ठीक है। इसकी वजह से मैंने मार्किंग स्कीम भी ग्रुप पे डाली हुई है, तुम लोग डबल चेक कर दो। मैंने इसकी मार्किंग स्कीम ग्रुप पे डाली हुई है, तो तुम लोग 3.4 10 पावर -4, पढ़ो। The laser is now replaced by another laser that emit lights of a shorter wavelength. The figure 5.2 sketch a possible line to show the variation with d of x for the fringes that are now produced. वो जो लाइन है उसका ग्रेडियंट देखो किसके बराबर है, चेक करो। ग्रेडियंट इज इक्वल टू, देखो ग्रेडियंट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए तो नहीं बदल रहा। अगर ये लैम्डा को कम करने जा रहा है तो ग्रेडियंट क्या करेगा, ग्रेडियंट कम हो जाएगा। ग्रेडियंट क्या स्लोप होती है, अगर ग्रेडियंट स्लोप होती है तो जो दूसरी लाइन बनेगी उसकी स्लोप थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, और उसको कम स्लोप करके आप उसी ग्राफ पे ड्रॉ कर दोगे। स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट तो कांस्टेंट है ना, रेशो नहीं बदलेगी, लाइन तो स्ट्रेट होगी लेकिन वो उसके नीचे उसके पैरेलल नहीं आएगी। चलो बताओ, थोड़ी हिम्मत करो, बस खत्म हो रहा है। Using energy transformations describe the EMF and the PD। बताओ EMF का कॉन्सेप्ट, जब आप किसी भी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल कर देते हो तो इसको क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल इज, और उसको उल्टा पीडीएम, इलेक्ट्रिकल टू एनी फॉर्म, गुड। अब उसके बाद पढ़ो, बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट एंड नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो स्मॉल आर को 0 कर दिया इसने, टू अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर, ये नेटवर्क का लफ्ज आ गया। क्या ये सवाल किरचॉफ पर है या नॉर्मल वाला करंट, गुड गुड जजमेंट। Resistor Y has a resistance 24 and Z has a resistance 32. The resistors X, Rx of the variable resistor X is adjusted until the voltmeter reads. Calculate the current in resistor Z. Voltmeter है 4.8। लॉजिक बताओ, ये दोनों तो पैरेलल में,
इस वाले का 4.8 है और ये कितना है? हाँ, लेकिन नीचे वाले लूप को कितना मिलेगा? 6 माइनस 4.8, 1.2 कर दो तो इसको मिलेगा 1.2 वोल्ट। ठीक है, फिर क्या करें? हाँ बोलो यार, वो शीट अटेंडेंस वाली भाई लगा देना। करंट इन रेजिस्टर Z 0.1, लॉजिक चाहिए 6। तो तुम लोग ये वाली रेजिस्टेंस रख रहे हो और ये वाला वोल्टेज, फॉर्मूला लगा रहे हो I इज इक्वल टू ये वाला, बेटा बोलो नहीं प्लीज, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, उसके बाद द टोटल पावर प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, हमारे पास टोटल करंट है, टोटल करंट है और टोटल बैटरी का वोल्टेज भी है, तो एक ऑप्शन P इज इक्वल टू VI लगा दें। करो, पढ़ो। द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव थ्रू द बैटरी इन अ टाइम इंटरवल ऑफ, इसका फॉर्मूला पेपर में कई मरतबा लोग भूल जाते हैं। एक फॉर्मूला तो है Q इज इक्वल टू IT, ये सबको याद होता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला बहुत सारे लोग भूलते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है? NE। इन दोनों को इक्वेट कर दो तो NE किसके बराबर है? और अगर आपको N निकालना है, ये फॉर्मूला बन गया। करंट तुम लोगों ने अभी निकाला, टाइम दिया हुआ है, ये E क्या होता है? वेरी गुड, E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻। चलो N निकाल दो। The total resistance of X and Y connected in parallel, जो X और Y का लूप बना हुआ है ये वाला, इसकी कनेक्टेड लूप की रेजिस्टेंस कितनी होगी? हमें इसका वोल्टेज पता है 1.2, 1.2 और 0.9 का रेशो कर लो। ठीक है, लेकिन 0.9 का अच्छा, ठीक है, बाकी लोग भी करके दो। और फिर रेजिस्टेंस RX, अच्छा पहले बताओ कि इसका क्या आंसर आ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बताओ ये वाला पार्ट बताओ, रेजिस्टेंस RX, हमें इस पूरे लूप की रेजिस्टेंस पता है और उसमें हमें Y की भी रेजिस्टेंस पता है। पैरेलल का कोई फॉर्मूला होता था, प्रोडक्ट अपॉन ये वाला,
ये लगा सकते हैं। इस पूरे लूप की एक्स और वाई की कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी आई? इसकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो कितनी है? 8 है। इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकली है 8, और हमें इनमें से एक की रेजिस्टेंस पता है वो कितनी है? 24। तो 8 और हमारे पास इफेक्टिव है, मिसिंग क्या है? कोई एक रेजिस्टर मिसिंग है। तो मैं क्या लिखूंगा? यहां लिख दूं 8, फिर 24 इंटू R2 अपॉन 24 R2। उसके बाद मैथमेटिक्स करो और सॉल्व करके R2 निकाल लो जल्दी से, क्विकली। आंसर सजेस्ट हो रहा है 12। लिखो। अब बिल्कुल एंड है, अभी भी आप दूसरे की वर्किंग देखते रहोगे, सोचते रहोगे तो इफेक्ट नहीं बनेगा। हाँ भाई, कितना आंसर आ रहा है? इसने दूसरा वाला फॉर्मूला यूज किया है, वो जो रेसिप्रोकल वाला है। डायरेक्ट दोनों फॉर्मूला मैचिंग है, और दो रेजिस्टर में आप कंबाइंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। पढ़ो आगे। द रेजिस्टेंस आर एक्स इज नाउ, उसने कहा है कि आर एक्स को क्या किया उसने? आर एक्स को डिक्रीज कर दिया। स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी टू द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। अगर हम आर एक्स को कम कर देते हैं तो देखो, आर एक्स कौन सा वाला है? ये आर एक्स है। अगर वो इसकी रेजिस्टेंस को कह रहा है कि मैं कम कर रहा हूं, जो आर एक्स है उसकी रेजिस्टेंस को वो कह रहा है मैं कम कर रहा हूं, तो आर एक्स की रेजिस्टेंस कम करेगा तो इस नीचे वाले लूप पर वोल्टेज कम हो जाएगा। अब वो पढ़ो क्या पूछ रहा है कि हम इसको कम कर दें टू द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। ये वो पोटेंशियल डिवाइडर वाला कॉन्सेप्ट है। अगर इस वाले पे वोल्टेज रीडिंग कम हो गई तो ऊपर वाले पे क्या होगा? क्योंकि टोटल कितना रहना चाहिए? 6। तो अब मुझे इंग्लिश बना दो। और ये याद है किसी को, हम इसको कहते थे कि ये कंपनसेटर है। चलो आखिरी क्वेश्चन आ गया, पढ़ो। द नेम ऑफ 4 पार्टिकल्स आर लिस्टेड बिलो विच आर नॉट फंडामेंटल। फंडामेंटल दो ग्रुप्स होते हैं, लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स। दो ग्रुप्स हैं जो फंडामेंटल होते हैं, एक का नाम है लेप्टॉन्स और दूसरे क्वार्क्स, और बाकी सारे जो है वो डिराइव्ड है, फंडामेंटल नहीं है। अल्फा फंडामेंटल नहीं है। विच आर नॉट फंडामेंटल, अल्फा को हटा, अल्फा को नॉट फंडामेंटल में ले आता हूं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये भी नॉट फंडामेंटल है। अच्छा, डू नॉट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे तो ये टॉपिक नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में वही फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता जिस पर न्यूट्रल चार्ज हो, न्यूट्रॉन। हैज द लार्जेस्ट रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। ये जरा मुश्किल पार्ट था पेपर में, और इस करके देखना चाहिए, क्योंकि बाकियों का तो बहुत ही छोटा साइज है। न्यूट्रॉन इस बहस से बाहर हो जाएगा, उस पर चार्ज ही नहीं है। प्रोटॉन हैवी पार्टिकल है, अल्फा बड़ा पार्टिकल है। लार्जेस्ट रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, ऊपर चार्ज नीचे मास, तो किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी? चार्ज टू मास। अल्फा के लिए क्या लिखते हैं? He42। ये अल्फा है। चार्ज कितना होता है? और मास, मास कितना होता है? 4। तो चार्ज टू मास क्या हुआ? 2/4। और बीटा?
हाँ सॉरी बीटा प्लस है तो चलो प्लस कर दिए, रेशो में तो खैर प्लस माइनस है, लेकिन अब बताओ रेशो बनाओ 0। जो लोग मैथ्स में अच्छे हो, हाँ किसने बोला इन्फिनिटी, बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड शाबाश। ये पेपर में ट्रिकी, ये पेपर में सीआई ने कहा था कि ये वाला पार्ट सबसे ट्रिकी था। मैनी पीपल नेवर रिमेम्बर्ड कि ये असल में बीटा की रेशो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि -1/0 या +1/0, व्हाट इज 1/0? इन्फिनिटी। मैथ एरर तो कैलकुलेटर पे आएगा ना, वो तो कैलकुलेटर है ना, लेकिन वैसे 1/0 इज इन्फिनिट, इसलिए ये सेलेक्ट हुआ था। A hadron has a charge of +E, where E is the elementary charge. The hadron is composed of only 2 quarks. दो तरह के हेड्रॉन्स होते हैं, एक बैरियन कहलाते हैं और एक मिसॉन कहलाते हैं। बैरियंस में कितने क्वार्क होते हैं? 3, और मिसॉन्स में 2। ज्यादातर हमारे कोर्स में जो स्टैंड अलोन जो सरवाइव करते हैं वो बैरियंस होते हैं, और मिसॉन सरवाइव नहीं करते। ये कह रहे हैं 2 क्वार्क्स हैं, वन ऑफ दीज क्वार्क इज एन एंटी डाउन क्वार्क। बाय कंसीडरिंग चार्ज स्टेट एंड एक्सप्लेन द नेम फ्लेवर ऑफ द अदर। इसके लिए उसने स्पेस छोड़ी, तो क्या इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर देना चाहिए? बता सकते हो कि वैसे डाउन क्वार्क का चार्ज क्या होता है? -1/3, ये एंटी डाउन है, तो ये क्या होगा प्लस, और दूसरा क्वार्क मुझे नहीं पता, मैं उसको क्या कर दूं x, और चार्ज कितना दिया हुआ है +1e। कितना आ रहा है? तुम लोग उस शीट्स को, मैंने ग्रुप पे इसकी 3-4 शीट्स डाली थी और मैंने कहा था कि वो बहुत अच्छे से रट लो। बताओ 2/3e किसका है? आप क्वार्क का। चार्म भी होता है, वेरी गुड, इसमें कोई भी लिख दे। तो ये वाला पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। हम अब जब भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो अगला पेपर रख लेंगे, मैं ग्रुप पे पहले पोस्ट कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।